गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का आज के इस सेशन में स्वागत है। और कल का वो जो कंटेंट है वो फॉर्मेट होने के लिए जाता है, तो उनकी थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए वो अपलोड नहीं हो पाया। तो संभवतः आज अपलोड हो जाएगा। वेलफेयर ज्योग्राफी आपके पास होगा, नहीं होगा तो ये भी मिल जाएगा आपको। आसान सा टॉपिक है ये, है ना, एक सिंपल सा टॉपिक है। और उसके साथ साथ लगभग जो समझने वाला टॉपिक था पर्सपेक्टिव्स इन ज्योग्राफी, वो वाला टॉपिक हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर वो कल्चर, रिलीजन, ये सब चीजें रह जाएंगी। कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज वाला, तो उसको देख लेंगे। देखिए, अगर इस टॉपिक की बात करें, टॉपिक का नाम है वेलफेयर ज्योग्राफी, है ना, वेलफेयर अप्रोच इन ज्योग्राफी। आसान सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसका भी उद्भव और विकास कहीं ना कहीं क्यूआर से ही रिलेटेड है, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन जैसे पक्षों से ही ये भी बहुत ज्यादा प्रभावित है ना। ये ऐसा समझिए कि आंकड़े इंसान का दर्द नहीं समझते। वेलफेयर अप्रोच या कल्याणकारी उपागम भूगोल में शुरू होता है, तो ऐसा समझिए कि उस इंसान के दर्द को समझने का एक प्रयास है ये। ये अप्रोच, सोचिए कि जैसे ये एक बड़ा शहर है, उस बड़े शहर में आप घूम रहे हैं। एक तरफ ये चकमक सा इलाका है जिसमें स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, साफ सुथरे रोड्स हैं, चौड़ी सड़कें हैं, चौबीसों घंटे बिजली पानी की व्यवस्था है, चारों तरफ हरियाली है। और थोड़ा सा आगे बढ़िए तो दूसरी तरफ पूरी तस्वीर ही बदल जाती। तंग गलियां हैं, ये गंदा पानी बह रहा है, नाला बह रहा है, दूर दूर तक कोई हॉस्पिटल नहीं है, ना डिस्पेंसरी है, ना स्कूल है, और बच्चे स्कूल जगह जाने की जगह काम कर रहे हैं। अब मन में ये सवाल आता है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। दोनों इलाके एक ही शहर में हैं, दोनों इलाके एक ही शहर में हैं, एक ही देश में हैं, फिर भी एक ही जगह सब कुछ है और दूसरी जगह कुछ नहीं। ऐसा क्यों है। क्षेत्रीय विभेदन या रीजनल जो ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट था, वो इस सवाल से बचता था। वो इस सवाल से बचता था। वो सिर्फ ये बताता था कि भाई चीजें कहाँ हैं, वितरण क्या है, फैक्ट्री कहाँ है, बाजार कहाँ है, आबादी कहाँ है। लेकिन ये नहीं बताता था कि भाई फैक्ट्री, बाजार, आबादी जो भी है, कि इन सब चीजों से किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। और यहीं से 1960 के दशक में, या 1960 के दशक के अंत में और 70 के दशक की शुरुआत में एक नई सोच पैदा हुई, एक नया थॉट प्रोसेस हुआ, जिसका नाम पड़ा वेलफेयर अप्रोच इन ज्योग्राफी। कल्याणकारी या कल्याण उपागम भूगोल का एक नया क्षेत्र उभरता हुआ। इस सोच ने भूगोल को यह सवाल पूछना सिखाया, किसको क्या मिल रहा है, कहां मिल रहा है, और क्यों नहीं मिल रहा है। किसको क्या मिल रहा है, कहां मिल रहा है, और क्यों, अगर नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है। और इस सवाल को जानने के लिए आपको इंसान के करीब जानना पड़ेगा, उसकी समस्या समझनी पड़ेगी, उस रणनीति को समझना पड़ेगा जिसके कारण ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां क्रिएट हो रही हैं। कुल मिलाकर के पॉइंट ये है कि इस अप्रोच ने, इस कल्याणकारी या कल्याण उपागम ने भूगोल को इंसान के करीब ला दिया। भूगोल इंसान के करीब आ गया। भूगोल इंसान के करीब आ गया का मतलब क्या है कि ये है क्या अप्रोच। ये अगर मैं सीधी भाषा में आपसे कहूं कि भाई कल्याणकारी या कल्याण उपागम, वेलफेयर अप्रोच इन ज्योग्राफी, कहता है कि भूगोल केवल नक्शा बनाना नहीं है, आंकड़े जोड़ना नहीं है, 1+1 2, यहाँ घनत्व इतना है, यहाँ घनत्व कितना है, यहाँ जनसंख्या इतनी, यहाँ जनसंख्या, ये केवल आंकड़े नहीं। या वेलफेयर अप्रोच केवल आंकड़ों का काम नहीं है। भूगोल को यह भी देखना है कि समाज में इस व्यक्ति की जिंदगी कैसे बदलेगी, एक्चुअली में जिंदगी है कैसी, इसकी जिंदगी है कैसी, क्या ये सुखी है, क्या ये दुखी है, और अगर ये दुखी है तो इसकी जिंदगी कैसे बदल सकती है। वेलफेयर अप्रोच, ये इसको ऐसे समझिए
कि कुल मिलाकर के अब इंसान केंद्र में है, नक्शा नहीं। इंसान केंद्र में है, आंकड़ा नहीं। पहले भूगोल सवाल पूछता था फैक्ट्री कहां लगाई जाए, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन यही कह रहा था ना, इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी, कहां क्या उगाया जाए जिससे लागत में कमी आए। अब सवाल यह है वेलफेयर अप्रोच इन ज्योग्राफी का कि अगर फैक्ट्री लगेगी तो रोजगार किसको मिलेगा, अगर फैक्ट्री लगेगी तो गांव किसका उजड़ेगा, खेत खलिहान किसके जाएंगे। वेलफेयर अप्रोच। अब सवाल यह है कि दो चीजें हैं, एक को कहते हैं समता, इक्विटी या इक्वालिटी, और दूसरा है एफिशिएंसी, दक्षता। वेलफेयर अप्रोच कहता है कि भाई दक्षता, एफिशिएंसी, जो कि क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन का फोकस था, मात्रात्मक क्रांति का फोकस था, पॉजिटिविज्म या प्रत्यक्षवाद का फोकस था, क्या दक्षता, एफिशिएंसी, इकोनॉमिक लॉजिक। वेलफेयर अप्रोच कहता है कि भाई दक्षता से ज्यादा समता इंपॉर्टेंट है। दक्षता से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, समता। समता दक्षता से ज्यादा जरूरी है, यानी कि दक्षता, एफिशिएंसी, इकोनॉमिक मैन, रैशनल मैन, सब कुछ जानता है, फायदे नफे नुकसान से निर्णय लेगा। ये सब क्या बताता है, दक्षता को, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशंस पे फोकस करता। वेलफेयर अप्रोच कहता है कि भाई दक्षता से ज्यादा इंपॉर्टेंट है समता। मात्रात्मक भूगोल, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन का सवाल था, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन पूछेगा सबसे सस्ता रास्ता बताओ कौन सा होगा जिसमें कम खर्चा लगे। कल्याणकारी भूगोल ये पूछेगा कि भाई सबसे ज्यादा न्यायपूर्ण बंटवारा क्या होगा, यानी कि इंडस्ट्रियलिस्ट ये सोच रहा होगा कि भाई कम से कम खर्चा करके मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे बने। और कल्याणकारी भूगोल या वेलफेयर अप्रोच इन ज्योग्राफी ये कह रहा होगा कि भाई जो भी हमारे पास है उससे न्यायपूर्ण बंटवारा कैसे किया जाए। इसका मतलब है कि ध्यान से सोचें कि भूगोल केवल भूगोल न रह करके नैतिक विषय बन रहा है। वेलफेयर अप्रोच भूगोल को इथिकल डायमेंशन देता है। क्योंकि ये नहीं कहता है, केवल ये नहीं कहता है कि क्या है, कहां है, बल्कि ये कहता है कि क्या होना चाहिए, इथिक्स। दक्षता की जगह समता इंपॉर्टेंट है। तो इस संदर्भ में क्या होना चाहिए, इस पूरे प्रोसेस ने, है ना, इस पूरे सवाल ने एक तरह से भूगोल को एक नया डायमेंशन दिया, नैतिकता दी, इथिकल डायमेंशन दिया। और इसी इथिकल डायमेंशन में कल्याणकारी अप्रोच छुपा हुआ है कि इंसान केवल इंसान नहीं है, बल्कि उसका स्वास्थ्य, उसकी सुरक्षा, उसका गरिमा, उसकी शिक्षा, उसके पर्यावरण की गुणवत्ता, सब कुछ मिलाकर के देखेंगे तब हमको वो इंसान और इंसान के आसपास, है ना, वो वेलफेयर या कल्याण हमको देखने को मिलेगा। अगर ये चीजें गुम हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, है ना, रोजगार, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, पर्यावरण की गुणवत्ता, इसका मतलब है वेलफेयर तो नहीं है। क्लियर है, ये है वेलफेयर अप्रोच इन ज्योग्राफी। ये है इसका मतलब, कल्याणकार या कल्याण उपागम का मतलब, या वेलफेयर अप्रोच का मतलब क्या होता है। इतनी सी बात है। अब सवाल यह है कि जो मैंने बात आपके सामने रखा कि इंसान केंद्र में है, नक्शा नहीं, दक्षता से ज्यादा इंपॉर्टेंट है समता, और भूगोल को नैतिकता देता है, क्यों, क्या होना चाहिए का सवाल कहता है। वितरण कैसे होना चाहिए, कैसे बंटवारे को भी, जो भी संसाधन है उसका न्यायपूर्ण बंटवारा, है ना, समाज के लोगों के बीच में, सिटीजन्स के बीच में किया जाए। ये है वेलफेयर अप्रोच इन ज्योग्राफी। अब सवाल ये है कि किसी ने तो सोचा होगा 60 के दशक में, तो इस विचार को सोचने वाले के व्यक्ति का नाम है डेविड एम स्मिथ। एक ब्रिटिश ज्योग्राफर है ये, है ना, डीएम स्मिथ के नाम से जाना जाता है, डेविड एम स्मिथ। इन्होंने इस वेलफेयर अप्रोच की शुरुआत की, इन्होंने इस वेलफेयर अप्रोच की शुरुआत की। अब थोड़ा इनका काम देखते हैं। ये इसको समझने की कोशिश करते हैं कि भाई जब ये 60 के दशक में, 60 के एंड में और 70 के दशक में कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, तो ये उपागम, ये अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच इन ज्योग्राफी उभरा कैसे, इसकी शुरुआत कैसे होती, इसकी शुरुआत कैसे होती है।
तो इसके 3-4 मेजर कारण है कि 70 के दशक में जो ये उपागम की शुरुआत होती है, ये अप्रोच जो शुरू होता है, उसके पीछे 4 बड़ी वजहें हैं, 4 मेजर फैक्टर्स हैं और चारों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यूपीएससी पूछेगा आपसे वेलफेयर अप्रोच का उद्भव हुआ 60 के दशक में, हो उसके कारणों की चर्चा करें। तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये कारण थे जिसके कारण इस कॉन्सेप्ट का उद्भव और विकास होता है। पहला, मात्रात्मक क्रांति से एक थकान की स्थिति। ये जो पहला पॉइंट, थक गए थे। 50 का दशक, पूरा 60 का दशक, है ना, पूरा 50s, पूरा 60s, अगर हम देखें तो पूरे 50s और 60s में पूरे 50-60 के दशक में केवल कंप्यूटर, डेटा, लोकेशन, यही सब चीजें चल रही थी और केवल फोकस दक्षता दक्षता दक्षता। ये सवाल गायब था, समता समता ये सवाल ही नहीं। गणित, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर मॉडल, बस इन्हीं का बोलबाला था, हल्ला बोल वाली स्थिति। इस विश्लेषण से थोड़ी कड़ाई तो आई, पर इसकी सीमाएं थी। जैसे ये कहता था पूरी तरह से मूल्य निरपेक्ष है, इसका मतलब है कि इस मॉडल में अच्छे बुरे, न्याय अन्याय, इसके लिए कोई जगह नहीं थी। अब लाभ लागत, दक्षता दक्षता दक्षता, अच्छा बुरा, सही गलत, न्याय क्या है अन्याय क्या है, इससे कोई आंकड़े आंकड़े आंकड़े। तो इसका मतलब है कि ये दक्षता पे तो ध्यान देता था पर समता को भूल गया। जैसे रोड बनाना हो, रोड, ये रोड, तो ये सोचा जाएगा कि भाई रोड कहां से बनाया जाए जो सबसे सस्ता पड़े। रोड कहां से बनाया जाए जहां से सबसे सस्ता पड़े। पर ये नहीं देख पाया कि क्या वो सड़क, वो रोड उस बस्ती तक पहुंचा जहां सबसे ज्यादा जरूरत थी। बस दक्षता वहां से बनाओ जहां से खर्चा कम, लेकिन वहां से गुजरा क्या जहां सबसे ज्यादा इसकी जरूरत थी। इससे कोई लेना देना नहीं, इस सवाल से तो लेना देना ही नहीं। यानी कि कुल फोकस दक्षता पे है, समता से लेना देना नहीं। कई नैतिकता के सवाल है, कई मानवीय सवाल है, जैसे गरीबी, भेदभाव, पीड़ा, दर्द, इसको कैसे मापेंगे आप? पीड़ा को कैसे मांगे मापेंगे? भेदभाव को कैसे मांगे? भूगोल की ये वाली भाषा क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन में शामिल ही नहीं थी। इसको आंकड़े दे नहीं सकते, तो भेदभाव, पीड़ा, दर्द, है ना, इमोशन, और जैसे कल हम क्या कर रहे थे टॉपिक, उन सब चीजों के लिए तरजीह ही नहीं थी। मानवीकृत, या आप क्या कर रहे थे ना, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इन ज्योग्राफी, मूल्यों के लिए। और इसी संदर्भ में, है ना, 60 के अंत में 70 के दशक में जो कुछ यंग ज्योग्राफर्स आए, तो उन्होंने ये कहा कि भैया मॉडल तो बहुत बढ़िया बना रहे हो, ये क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन पे, सेंट्रल प्लेस थ्योरी, वॉन ट्यूनेंट का मॉडल बहुत बढ़िया बना रहे हो, लेकिन इससे जिंदगी किसकी बेहतर हो रही है ये सवाल भी तो करना पड़ेगा। ये सवाल गायब था, नदारद था। तो मात्रात्मक क्रांति से एक थकान शुरू हो गई थी। हाँ, इसने जो चीजें रखी, उसने क्षेत्रीय भूगोल को एक तरह से नियम बनाने की तरफ आगे बढ़ाया, लेकिन बहुत सारे सवाल अभी भी अधूरे रह गए थे। और उससे थकान अगले 20 सालों में, 50 के दशक में जो शुरुआत हुई, 70 के दशक आते आते या 60 के दशक के एंड तक आते आते, है ना, वो एक थकान में बदल गया। सारे सवालों का आंसर मात्रात्मक क्रांति के पास नहीं था। दूसरा दूसरा वेलफेयर अप्रोच इन ज्योग्राफी, क्यों इसका उद्भव और विकास होता है, तो उसका कारण भाई एक और है, आर्थिक विकास का कड़वा सच। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया बहुत तेजी से बदला। दुनिया भर के उपनिवेश अफ्रीका, एशिया में आजाद हुए, उद्योग धंधे विस्तारित हुए, चाइना एक पावर के रूप में इमर्ज हुआ, भारत एक पावर के रूप में इमर्ज हुआ।
है ना? ब्राजील एक पावर के रूप में इमर्ज हुआ, उद्योग फैलने लगे, शहर बढ़ने लगे, जीडीपी ऊपर जाने लगा। बढ़िया है यार, मजा आ रहा है सुन करके। लेकिन जमीन पे या इसको ऐसे समय कहें कि भारत में दो भारत एग्जिस्ट करते हैं, एक इंडिया और एक भारत। गरीबी और असमानता दोनों साथ साथ चल रहे हैं। एक तरफ शाइनिंग इंडिया, एक तरफ बढ़ता हुआ भारत, विकसित भारत, श्रेष्ठ भारत, और दूसरी तरफ ये दूसरा भारत, गरीबी और असमानता का भारत। और आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे या पढ़ेंगे, गिनी कोफिशिएंट, लोरेंज कर्व, असमानता बढ़ रही, इनइक्वालिटी बढ़ रहा है। शहरों में लगातार झुग्गियां बढ़ी, स्लम्स बढ़े। अर्बनाइजेशन के प्रोसेस में स्लम डेवलपमेंट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। वेलफेयर अप्रोच इन सवालों का आंसर खोजता है कि भाई गरीबी और असमानता क्यों बढ़ी, रिडिस्ट्रीब्यूशन बेहतर तरीके से क्यों नहीं हुआ, केवल विकास ही क्यों, या विकास की ही या ग्रोथ की बात क्यों, इक्विटी की बात क्यों नहीं, समता की बात क्यों नहीं। बंटवारे पे, डिस्ट्रीब्यूशन पर भी ध्यान देना पड़ेगा। यह है वेलफेयर अप्रोच इन ज्योग्राफी। ये सवाल करता है कि दक्षता, एफिशिएंसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इक्विटी, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। ये दो कारण, यानी कि एक कारण और क्या निकल करके आता है, आर्थिक विकास का कड़वा सच। अब इसके तीसरे कारण की तरफ बढ़े, थर्ड फैक्टर की तरफ बढ़े, एक और चीजों को समझने की कोशिश करें, तो 70 के दशक में सामाजिक आंदोलन भी बढ़े। 80 के दशक में सामाजिक आंदोलन भी बढ़े। 70 का दशक दुनिया भर में उथल पुथल का दौर था। जब आप, है ना, पढ़ेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, आजादी के बाद का भारत, या विश्व इतिहास पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा, क्लैरिटी बनेगी। 60-70 का दशक जो है उथल पुथल का दौर है। अमेरिका में नागरिक आंदोलन हो रहे हैं, वियतनाम के युद्ध का विरोध हो रहा है, नारीवादी आंदोलन, फेमिनिस्ट मूवमेंट की शुरुआत हो रही। भारत में, है ना, गरीबी मिटाओ का नारा चल रहा है। ये जो सारे सवाल दुनिया भर में ये चल रहे थे, इन सारे सवालों ने एकेडमिक या अकादमिक जगत से ये सवाल पूछा कि भाई जिस समाज को आप पढ़ाते हो, उसकी तकलीफ से आपका क्या रिश्ता है। भूगोल वो सवाल कर रहा है या नहीं कर रहा है कि हम जिस समाज में हैं, और ये जो उथल पुथल है, नारीवादी आंदोलन है, नागरिक अधिकारों की मांग हो रही है, वियतनाम युद्ध की बात हो रही है कि विरोध हो रहा है, भारत में गरीबी मिटाओ के नारे लगाए जा रहे हैं। भूगोल, भूगोल का इन सवालों से कोई रिश्ता है या नहीं। भूगोल इनसे कुछ सहमति रखता है, नहीं रखता है, या भूगोल को लेना देना नहीं है, इसने अपनी अलग दुनिया बना ली। और 70 के दशक में भूगोल इस सवाल से बच नहीं सका, और यहीं से एक शानदार भूगोल की शुरुआत होती है, जिसको आप कहते हैं एंगेज ज्योग्राफी, कमिटमेंट वाला भूगोल, जो समाज के समस्याओं को साधने की तरफ आगे बढ़ रहा है। और यहां से शुरुआत होती है वेलफेयर अप्रोच इन ज्योग्राफी। तो तीसरा कारण क्यों शुरुआत हुई वेलफेयर अप्रोच इन ज्योग्राफी का, तो पहला, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन के अगेंस्ट में जो एक थकान थी, वो एक कारण है। दूसरा, इस उपागम या ये अप्रोच की शुरुआत होने का कारण, ये जो इकोनॉमिक मॉडल था, है ना, ग्रोथ मॉडल, इसमें दो दुनिया नजर आ रही थी, असमानता, इनइक्वालिटी, वितरण का सवाल ही गायब है। तीसरा, सामाजिक आंदोलन का दबाव 70 के दशक में लगातार बढ़ा। भूगोल से पूछा गया कि भाई इनसे सरोकार है कि नहीं है, इन सवालों को कैसे आप साधोगे, ये भूगोल का विषय कैसे, विषय वस्तु कैसे बन सकते हैं। ये तीन मेजर सवाल। चौथा इंपॉर्टेंट है, वो है इकोनॉमिक्स में वेलफेयर अप्रोच इन इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र का मतलब केवल और केवल विकास, विकास और ग्रोथ नहीं हो सकता है। इकोनॉमिक्स का मतलब वेलफेयर इकोनॉमिक्स भी हो सकता है।
अर्थशास्त्र में एक शाखा है, उसका नाम है वेलफेयर इकोनॉमिक्स। और ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स संसाधनों के बंटवारे, जो भी रिसोर्स है, इनकम है, उस संसाधनों के बंटवारे और सामाजिक कल्याण के विषय, जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोजगार है, हाउसिंग है, इस पे अधिकतम सोचता था। फिलॉसफी में भी, दर्शन में भी न्याय और निष्पक्षता पे गहरी बहस है। जैसे न्याय के सिद्धांत पर ही अधिकतम विचारधाराएं हैं, और वो विचारधाराएं कहती हैं कि न्याय का जो मूल्यांकन किसी समाज का अगर होगा, तो वो इस तरीके से उसका मूल्यांकन हो सकता है उस समाज का, कि जो समाज का सबसे कमजोर वर्ग है, उसकी स्थिति क्या है। अगर उसकी स्थिति अति अच्छी है तो समाज न्यायपूर्ण है, नहीं तो न्याय संगत नहीं। तो यहीं पर भूगोलवेत्ताओं ने या ज्योग्राफर्स ने भी सोचा कि सभी बातें बिना स्थान के तो अधूरी हैं, लेकिन न्याय की भी बात होनी जरूरी है। और नक्शे पे केवल वितरण नहीं दिखाना है, नक्शे पे न्याय भी खोजना है। और नक्शे पे न्याय कैसे दिखेगा, ये सवाल तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो ये सवाल पूछता है वेलफेयर अप्रोच इन ज्योग्राफी। और यहीं से शुरू होता है प्रादेशिक न्याय का कॉन्सेप्ट, कल्याण भूगोल का कॉन्सेप्ट। प्रादेशिक मतलब रीजनल जस्टिस, कि भाई एक क्षेत्र क्यों विकसित होगा, दूसरा क्यों पीछे रह जाएगा। वेलफेयर अप्रोच, यहीं से इस विचार का जन्म होता है। या ये चार तर्क हैं, या आप कह सकते हैं कि ये चार फैक्टर्स हैं जहां से इसकी शुरुआत होती। तो अगर पूछे कि इसके उद्भव विकास के कारणों की चर्चा करें, तो बताइएगा कि भाई ये होता है मतलब। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कल्याण का मतलब क्या होता है, वेलफेयर का मतलब क्या होता है, तो वेलफेयर का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है। वेलफेयर का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है। चलिए इस शब्द को थोड़ा सा समझते हैं, इसकी व्यापकता को समझते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कल्याण का मतलब होता है आमदनी बढ़ाना, वेलफेयर का मतलब होता है आमदनी आपकी बढ़ जाए। पर कल्याण भूगोल या कल्याण उपागम इसके बहुत आगे जाता है, कि गरीब होना केवल पैसा कम होना नहीं है। गरीब होने का मतलब केवल कम पैसा होना नहीं है। गरीब होने का मतलब है कि आपका स्वास्थ्य भी कमजोर हो सकता है। गरीब होने का मतलब है कि शिक्षा की गुणवत्ता से कॉम्प्रोमाइज हुआ होगा आपके। गरीब होने का मतलब है कि असुरक्षा की स्थिति भी होगी, अपमान की स्थिति भी होगी, प्रदूषण भी झेलना ज्यादा पड़ेगा। इन सब का मिश्रण है गरीबी, ना कि केवल पैसा। इसलिए अगर इसको देखा जाए, तो मैं फिर से आपके सामने बात रखता हूं। गरीब होने का मतलब केवल पैसा कम होना नहीं है, या पैसा नहीं होना नहीं है। इस बात का भी सूचक है कि स्वास्थ्य से कॉम्प्रोमाइज होगा, पहला। शिक्षा से कॉम्प्रोमाइज होगा, दूसरा। सुरक्षा और अपमान की स्थिति भी क्रिएट होगी, तीसरा। प्रदूषण की स्थिति है, उसका मार भी झेलना ज्यादा पड़ेगा। इन सब का मिश्रण है गरीबी। तो इसका मतलब है कि कल्याण के आयाम क्या होंगे। तो कल्याण का एक आयाम जो मैंने आपके सामने बात रखी है, इसी को मैं थोड़ा सा, है ना, साइंटिफिकली रखता हूं, मतलब तार्किक रूप से रखता हूं। तो इसका मतलब है कि गरीबी का मतलब शारीरिक कल्याण है। इसका मतलब है कि कल्याणकारी भूगोल को देखा जाए तो पहला फोकस क्या करेगा, उस व्यक्ति के ऊपर, कि अगर उसका वेलफेयर ये बेहतर तरीके से हुआ है, तो शारीरिक कल्याण, क्या व्यक्ति स्वस्थ है, क्या उसे पोषण, साफ पानी, स्वच्छ हवा, ये सारी चीजें मिल रही हैं या नहीं मिल रही। तो पहला कल्याण का अप्रोच क्या होगा, या कल्याण का एक पहला आयाम क्या होगा, शारीरिक कल्याण। मतलब मैं आपको कहना चाहता हूं कि यार ये वेलफेयर का मतलब क्या होता है। तो वेलफेयर का मतलब है वो अप्रोच जिससे एक इंडिविजुअल का जो उसका अपना फिजिकल वेलबींग है, उसका जो फिजिकल या उसका जो शारीरिक स्वास्थ्य है, उसका पोषण है ना, स्वच्छ वातावरण में रहना, क्लीन वाटर, क्लीन एयर, ये सब की उपलब्धता, तो उसका शारीरिक कल्याण है। तो वेलफेयर का एक मतलब फिजिकल अप्रोच से भी, ये उस
ह्यूमन बीइंग के फिजिकल नेसेसिटी से भी। दूसरा मनोवैज्ञानिक कल्याण, साइकोलॉजिकल वेलफेयर। क्या उस व्यक्ति के अंदर सुरक्षा का भाव है? क्या उसकी गरिमा को, उसके स्वाभिमान को, उसके आत्मसम्मान को हर दिन ठेस तो नहीं पहुंचाया जा रहा है? तीसरा सामाजिक कल्याण। तीसरा क्या? सामाजिक कल्याण। सामाजिक कल्याण का मतलब कि क्या वो व्यक्ति स्कूल जा रहा था? क्या उसको महसूस होता है कि वो समाज का हिस्सा है? देखिए, और चौथा है पर्यावरणीय कल्याण, जो मैं आपको फिजिकल स्पेस का हिस्सा बता रहा था। तो उसको अगर एक अलग डायमेंशन से देखें, तो क्या उसके आसपास हवा, पानी, झील, झरने, हरियाली, ये सब चीजें हैं? तो कल्याण का मतलब क्या है? तो कल्याण का मतलब शारीरिक कल्याण, कल्याण का मतलब मनोवैज्ञानिक कल्याण का अप्रोच, कल्याण का मतलब है सोशल, पीडीएस का सिस्टम, शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, वो हॉस्पिटल से स्कूल्स के उसके रेंज में है। पर्यावरण से रिलेटेड आसपास का उसका पर्यावरण नीट एंड क्लीन है कि नहीं, ये चार चीजें कल्याण को इन चार आयामों से देख सकते हैं। अब इसको मापन करने के लिए, इनको मापन करने के लिए जो भूगोलवेत्ता है या कल्याणकारी अप्रोच या वेलफेयर अप्रोच के साथ जो भूगोलवेत्ता है, वो कुछ इंडिकेटर्स या संकेतकों का इस्तेमाल करते हैं। संकेतकों का कैसे इस्तेमाल करते हैं? जैसे कुछ ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ संकेतक, जैसे अगर मैं कहूं कि भाई सामाजिक कल्याण से रिलेटेड सरोकार के विषय पे क्या है ना, वेलफेयर या कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना पूर्ण हो रही है, तो क्या हम कह सकते हैं लिटरेसी रेट, जीवन बेहतर हो रहा है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, शिशु मृत्यु दर में कमी आनी चाहिए, मातृत्व मृत्यु दर में कमी आनी चाहिए, स्टूडेंट स्कूल स्टूडेंट रेशियो जो है उसमें कमी आनी चाहिए कि स्कूल ज्यादा है स्टूडेंट्स कम, अस्पताल में उपलब्ध सुविधाएं और व्यक्ति की उस तक पहुंच दूरी, क्या ये भी वस्तुनिष्ठ क्राइटेरिया हो सकता है वेलफेयर अप्रोच के दृष्टिकोण से? तो हाँ। तो ऐसे कुछ वस्तुपरक संकेतक का इस्तेमाल वेलफेयर अप्रोच करता है अपनी बातों को प्रमाणित करने के लिए कि हाँ, इस अप्रोच के साथ है ना सरकारें काम कर रही हैं। दूसरा जो संकेतक है वो वस्तुनिष्ठ की जगह क्या हो जाएगा? व्यक्तिपरक संकेतक होगा, संकेतक होगा इंडिविजुअल। लोगों से आप सवाल कर रहे हैं कि आप अपना जिंदगी कैसा महसूस कर रहे हैं, वो संतुष्ट है कि नहीं है, ऐसे कुछ सवाल जो सब्जेक्टिव है बहुत ज्यादा। जैसे एक एग्जांपल लेकर के मैं आपके सामने यही बात रखता हूं कि झारखंड का कोई आदिवासी गांव है, उसमें साक्षरता दर कम है, और ये वस्तुनिष्ठ आंकड़ा है कि भाई साक्षरता दर कम है। एक दूसरा, वहां के लोगों को हमेशा ये भय रहता है कि सरकार उनको उनकी जमीन से बेदखल ना कर दे। अब यहाँ जो दो बातें हैं कि पहला कि वहां जो एक ट्राइबल पॉपुलेशन है उसमें शिक्षा का दर कम है, ये वस्तुनिष्ठ तरीका है। और शिक्षा मतलब यहाँ अगर शिक्षा का दर कम है तो इसका मतलब वेलफेयर अप्रोच, कल्याणकारी उपगम प्रभावी रूप से उस क्षेत्र में कार्य नहीं कर रहा है। इसको हम आंकड़ों से प्रूव कर सकते हैं। लेकिन दूसरा, अगर हम ये सवाल करते हैं कि क्या आपको ये भय है कि सरकार आपकी जमीनें ले लेगी, और वो कहता है कि हाँ ये भय है, तो इसको वस्तुनिष्ठ क्राइटेरिया से तो नहीं जज कर सकते। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा व्यक्तिपरक संकेतक। ये दोनों है ना, और यही ड्यूअलिज्म है, ये दो तरीके हैं है ना, कि सांख्यिकी का भी आप इस्तेमाल कर ले और अनुभव का भी पुल बना ले। वेलफेयर अप्रोच दोनों की बात करता है कि भाई वेलफेयर अप्रोच या कल्याणकारी या कल्याण उपागम की तरफ हमको बढ़ना है तो हमको कुछ ऐसे वस्तुनिष्ठ संकेतकों की भी जरूरत पड़ेगी और कुछ हमको व्यक्तिपरक संकेतकों की भी जरूरत पड़ेगी, दोनों को इस्तेमाल करता है। ये नहीं कि वेलफेयर अप्रोच मात्रात्मक क्रांति का विरोध कर रहा है, उनके आंकड़ों के तरीके को भी यूज करता है, लेकिन केवल उस पर निर्भर नहीं है, अनुभव से भी पुल बनाता है और उन सवालों का आंसर खोजता है। चलिए,
अब यहां तक हम लोगों ने समझा, है ना? ये पूरा का पूरा चीज और पूरी बात हम लोगों ने समझ ली अच्छे से। अब हमने कहा था कि इसके फाउंडर कौन थे? इस कॉन्सेप्ट को शुरू करने वाले एक ब्रिटिश ज्योग्राफर थे, नाम क्या था? डेविड एम स्मिथ। थोड़ा सा डेविड एम स्मिथ के बारे में समझ लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। डेविड एम स्मिथ ने 2 किताबें लिखी थी। कौन सी 2 किताबें? ह्यूमन ज्योग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच और वेयर द ग्रास इज ग्रीनर। ये 2 किताबें लिखी थी। इन 2 किताबों में स्मिथ ने मूल रूप से यही तर्क दिया था कि भूगोलवेत्ताओं की एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि असमानता को देख करके क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन ने उनको असमानता दिखा दिया और असमानता को देख करके वो चुप ना रहे। उनको ये पूछना होगा कि ये असमानता क्यों है। उनको ये पूछना होगा कि ये असमानता क्यों है, इसको कैसे ठीक किया जाए। किसे, क्या, कहां और कैसे मिलता है, ये स्मिथ का सबसे बड़ा योगदान है। असमानता को देख करके चुप मत रहो, उस असमानता को समझो, सवाल करो कि असमानता में अगर ये हुआ तो किसे क्या मिला, कहां मिला, कैसे मिला, ये सवाल करो। कुल मिलाकर के स्मिथ ने यही बात कहा, है ना? हु, व्हाट, वेयर, हाउ। जैसे स्मिथ ने यही कहा कि जो भी राजनीतिक सिद्धांत है, पॉलिटिकल फिलॉसफी है, उस राजनीतिक सिद्धांत से एक सरल सवाल पूछा। किसे, हु, कौन से सामाजिक समूह की बात हो रही? कौन से सामाजिक समूह का मतलब है वर्ग, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म। जो भी आपने निर्णय लिया उससे कौन प्रभावित हुआ? जैसे दिल्ली के किसी अमीर इलाके का कोई एक बच्चा है और बिहार के किसी गांव का एक बच्चा है, 2 अलग-अलग सामाजिक समूह हैं। अगर दिल्ली में स्कूल बना तो दिल्ली के इस बच्चे को तो फायदा होगा, घर के बगल में। बिहार का बच्चा किसे, हु, जो आपने अप्रोच अपनाया उससे किसे, किस वर्ग, किस जाति, किस लिंग, किस धर्म, किस संप्रदाय को बेनिफिट हुआ? क्या बेनिफिट हुआ? क्या, व्हाट, कौन सी वस्तुएं, कौन सी सेवाएं, कौन से अवसर? शिक्षा का, स्वास्थ्य का, साफ साफ पानी का, स्वच्छ पर्यावरण का, रोजगार का, आवास का, क्या, वेयर, कहां, ये सब कहां उपलब्ध है? महानगर में, है ना? स्लम एरियाज में या रिहायशी कॉलोनी में, या शहर में, या शहर के छोटे कस्बे में, या दूर दराज के गांव पे? और कोई सुविधा लोगों तक पहुंचानी है तो कैसे पहुंचाएंगे? बाजार के जरिए, सरकारी नीतियों के जरिए, कैसे? और इन 4 सवालों ने राजनीतिक सिद्धांत में भूगोल को ला खड़ा किया, या भूगोल ने में इन राजनीतिक बातों को उतार दिया गया। और जिन राजनीतिक जो सवाल हैं इनको जब भूगोल में अप्रोच किया गया तो ये सवाल बन गया वेलफेयर अप्रोच इन ज्योग्राफी। हु, व्हाट, वेयर, हाउ। डेविड स्मिथ ने यही सवाल किया वेलफेयर अप्रोच ने, ह्यूमन ज्योग्राफी वेलफेयर अप्रोच। वेयर द ग्रास इज ग्रीनर, है ना? वेयर द ग्रास इज ग्रीनर का मतलब है कि जहां हरियाली है कुछ लोग पहुंच जाएंगे और संसाधनों का मैक्सिमम दोहन करेंगे, इनइक्वालिटी, असमानता की स्थिति क्रिएट हो। बड़ा शानदार क्वेश्चन पूछा इन्होंने। कुल मिलाकर के स्मिथ ने ये किया कि भाई, स्मिथ ने ये कहा कि ये जो कल्याणकारी भूगोल है या कल्याण उपागम है, इसकी मैपिंग कर दी। कि स्मिथ ने नक्शों का इस्तेमाल जगह में वितरण के लिए नहीं किया, कहा क्या चीज है, बस बल्कि उन्होंने इस्तेमाल किया असमानता को
आंखों के सामने लाया जाए कि इस शहर में, इस कस्बे के इस हिस्से में, है ना, लोग महरूम है शिक्षा से, स्वास्थ्य से, अलग अलग सुविधाओं से। हम जब कोई नक्शा देखते हैं तो कहीं पर अस्पताल है, कहीं पर स्कूल है, और कहीं पर देखते हैं कि वहां से अस्पताल दूर है, वहां से स्कूल दूर है, वहां पर कुपोषण की समस्या बहुत ज्यादा है। तो आप बताएं, क्या ये केवल आंकड़ा रह जाएगा, या वो उस मैप में, नक्शे में दृश्यमान भी हो जाएगा, हमको दिखाई भी देगा? दिखाई भी देगा ना। अब इसी बात को करंट के दृष्टिकोण से अगर मैं कहूं, तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया एक इंडेक्स, कि देश का कौन सा हिस्सा संधारणीय विकास में तुलनात्मक रूप से बेहतर कर रहा है और कौन से हिस्से तुलनात्मक रूप से पीछे हैं। उससे भारत का एक नक्शा बनता है कि लाल, पीला, हरा खतरे वाला क्षेत्र राज्य के फर्क को दिखाता है। जैसे बिहार और केरला, इन दोनों के बीच में मानव विकास के सूचकांक में बहुत बड़ा अंतर है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 3 पैमानों से बनता है: लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पर कैपिटा इनकम और लिटरेसी। और इन तीनों पैमानों पे बिहार केरला से कम 30 से 40 साल पीछे, और कुछ नहीं किए तो और पीछे। वेलफेयर अप्रोच मैपिंग, कल्याण का मानचित्रण हम कर रहे हैं, उस असमानता को केवल आंकड़ों से नहीं, दृश्य से भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देश में 2 देश एग्जिस्ट कर रहे हैं। चलिए 1 मिनट, थोड़ा सा एसी का रिमोट। ये है कुल बात, ये है कुल अंडरस्टैंडिंग कि भाई एक तरह से स्मिथ ने मैपिंग कर दिया। चलिए अब थोड़ा सा इसी को और आगे बढ़ते हुए सोचते हैं कि भाई ये जो स्थानिक असमानता है और प्रादेशिक न्याय का जो कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सवाल है प्रादेशिक न्याय क्या होता है? जैसे यहाँ पर हमने देखा ना कि भाई ये जो प्रदेश है उसमें से बिहार पीछे है ना, एसडीआई के इंडेक्स पे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और एसडीआई 3 चीजों से बनता है। एसडीआई 3 चीजों से बनता है, कौन सा? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, औसत कितने वर्ष तक हम जिएंगे। अगर ये बढ़ रहा है इसका मतलब है कि बेहतर सुख, मतलब स्वास्थ्य और पोषण की सुविधाएं बेहतर हो रही, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। दूसरा, पर कैपिटा इनकम, इकोनॉमिक्स में कहते हैं ना पीपीपी टर्म्स पे, परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स पे, तो ये। और तीसरा, है ना, तीसरा हो गया एजुकेशनल अटेनमेंट या लिटरेसी। इन तीनों आयामों पे बिहार केरला से पीछे। इसका मतलब है कि प्रदेश के स्तर पर, रीजन के स्तर पर न्याय तो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है ना, वेलफेयर तो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, नहीं? तो अगर कल्याणकारी उपगम में हमको एक विजुअल तरीके से वेलफेयर मैपिंग के माध्यम से हमको दिखाई देता है कि भाई, है ना, इनजस्टिस है, तो यहां से एक कॉन्सेप्ट निकलता है, कौन सा? प्रादेशिक न्याय, है ना, स्थानिक असमानता और प्रादेशिक न्याय। अब सवाल है कि प्रादेशिक न्याय है क्या, है ना? तो अगर हम प्रादेशिक न्याय को समझने की कोशिश करें तो सिंपली एक, मतलब एक सीधी सी बात से इसको समझ लीजिए कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, इससे आपकी जिंदगी की गुणवत्ता तय नहीं होनी चाहिए। कि मेरा जन्म कहाँ हुआ है, इससे मेरा क्वालिटी ऑफ लाइफ तय होगा। अगर दिल्ली में जन्म लिए हुए बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छे अस्पताल मिलते हैं, और छत्तीसगढ़ के सुदूर किसी जंगल में जो बच्चा जन्म ले रहा है, उसको, उसके लिए ना वो सुलभ शिक्षा और ना वो अस्पताल उपलब्ध है, तो हम इसको दुर्भाग्य नहीं कहेंगे,
है ना? किसी आम आदमी से कहेंगे भैया दुर्भाग्य है वहां पैदा हुआ, ये दुर्भाग्य नहीं है, ये है प्रादेशिक अन्याय, है ना? प्रादेशिक न्याय मतलब सब जगह सब चीजें होती, लेकिन एक जगह पे है दूसरी जगह पे नहीं है, इसको कहा गया प्रादेशिक अन्याय। तो अब आप ये बात को समझ सकते हैं कि भाई प्रादेशिक न्याय क्या होगा। तो प्रादेशिक न्याय का सिद्धांत यही कहेगा कि जो भी सामाजिक लाभ के विषय हैं, जैसे कि स्वास्थ्य है, शिक्षा है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, अगर ये निष्पक्ष रूप से इसका वितरण हो और सभी जगह सुलभ रूप से उपलब्ध हो, तो प्रादेशिक न्याय कहलाएगा। यानी कि सामाजिक न्याय या सामाजिक जो भी लाभ हैं और जो भी बोझ हैं, इनका जो स्थानिक वितरण हो वो समान हो, निष्पक्ष हो, तो हम कहेंगे प्रादेशिक न्याय। लेकिन छत्तीसगढ़ और दिल्ली का उदाहरण जैसे हमने स्कूल और स्वास्थ्य की सुविधाओं में दिया, दोनों जगह पे बहुत जमीन आसमान का अंतर होगा, तो ये प्रादेशिक न्याय नहीं अन्याय कहलाएगा। तो एक प्रादेशिक न्याय के लिए एक इंपॉर्टेंट शब्दावली क्या हो गया, एक इंपॉर्टेंट मतलब शब्द क्या हो गया, तो अगर मैं कहूं कि एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो पक्ष है वो है पहला प्रादेशिक न्याय, लाभ और बोझ का निष्पक्ष स्थानिक वितरण। दिल्ली में स्कूल है, हॉस्पिटल्स उपलब्ध है, छत्तीसगढ़ के बच्चों को उपलब्ध नहीं है, या सुकमा या दंडकारण्य क्षेत्र का कोई बच्चा है, वो जहां पैदा हुआ वहां स्कूल नहीं है, वहां हॉस्पिटल्स नहीं है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई ये तो अन्याय है। इसका मतलब है स्कूल दिल्ली में भी होना चाहिए और सुकमा और दंतेवाड़ा और कालाहांडी, कोरापुट इन क्षेत्रों में भी होना चाहिए और निष्पक्ष रूप से इसका वितरण होना चाहिए, तब है प्रादेशिक न्याय। दूसरा कहता है कि अगर हम सब समान रूप से नागरिक हैं, तो समता भी जरूरी पक्ष होना चाहिए उसका, नहीं? उसका पक्ष क्या होना चाहिए? समता। अगर हम देश के नागरिक हैं और किसी को कुछ ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध है, किसी को कम उपलब्ध है, तो ये प्रादेशिक न्याय तो नहीं हो सकता प्रदेश के स्तर पर। तीसरा कहता है स्थान आधारित आधारित लोकेशन बेस्ड, जो भी वंचन है या वंचित रह गए हैं, उसका समाधान नीति निर्माण के जरिए किया जाना चाहिए। जैसे कोई क्षेत्र दूर है, तो है ना, वंचित है, अगर इन सब चीजों से वंचित है जैसा दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि प्रादेशिक न्याय तो नहीं हो सकता है। तो प्रादेशिक न्याय को साधना है, तो जो भी है ना, स्थानिक समता पे भी काम करना पड़ेगा, वंचन को कम करना पड़ेगा। ये कुछ 3-4 बातें हैं जो प्रादेशिक न्याय को जस्टिफाई करती हैं। वेलफेयर अप्रोच इन 3-4 चीजों को देखने की कोशिश करता है, और अगर इन पैमानों पे है ना कोई जगह विशेष में हमको बहुत ज्यादा असमानता देखने को मिलती है, तो प्रादेशिक न्याय के कॉन्सेप्ट पे खरा नहीं उतरेगा। इसका मतलब है कि वेलफेयर अप्रोच या कल्याण उपागम जो है वो कहेगा कि भाई दो जगहों के बीच में जमीन आसमान का अंतर है, खाई की स्थिति, रीजनल इम्बैलेंस की स्थिति है, रीजनल इनजस्टिस की स्थिति है, या आप कह सकते हैं है ना कि प्रादेशिक न्याय का सिद्धांत तुलनात्मक रूप से कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। चलिए आगे बढ़ता हूं इसमें। अब इसमें एक और देखते हैं। असमानता प्राकृतिक नहीं है, जो मैं कह रहा था कि वो बच्चा जो जन्म लिया वहां पर हम कहेंगे भाई जो बच्चा है ना, उसके बारे में कहें कि वो बच्चे का दुर्भाग्य है, तो नहीं, इस नजरिए से नहीं देखना चाहिए। कल्याणकारी भूगोल यही कहता है कि क्षेत्रीय अंतर सिर्फ भूगोल की देन है। कल्याण भूगोल ये नहीं कहता है कि जो क्षेत्रीय अंतर है, जो रीजनल डिफरेंस है, वो केवल प्राकृतिक भूगोल के कारण उत्पन्न हुआ है, ऐसा ये नहीं कहता है। यानी कि असमानता प्राकृतिक नहीं है कि हम हर चीज को जोड़ करके कहें कि वहां संसाधन है, वहां संसाधन नहीं है, इसलिए है ना वो क्षेत्र थोड़ा पीछे है, वो क्षेत्र थोड़ा आगे। कल्याणकारी भूगोल कहता है कि भाई प्राकृतिक भूगोल में अंतर हो सकता है, लेकिन उनका तर्क है कि जो सामाजिक निर्णय है, कि जो सामाजिक निर्णय को लेकर के जो नतीजे लिए जाते हैं या जो हम एक्शंस लेते हैं, वो समानता या असमानता को या कल्याण के अप्रोच को आकार देते हैं। जैसे कहां सड़क बनेगी,
कहाँ फैक्ट्री लगेगी, ये इंसानों से फैसलों से तय होता है, पहाड़ों और नदियों से नहीं तय होता है। मतलब इनका कहना ये है कि भाई सब कुछ जो है ना प्राकृतिक भूगोल की देन नहीं है, कि जो क्षेत्र में अंतर है, दो जगहों के बीच का अंतर है, उसका कारण केवल प्राकृतिक भूगोल है। इनका वही कहना है कि कहाँ सड़क बनेगी, कहाँ फैक्ट्री बनेगी, कहाँ पर उद्योग धंधे लगेंगे, है ना? ये इंसानों के फैसले से तय होता है। पहाड़ और नदियाँ तय नहीं कर रही है मुख्यतः। तो कुल मिला के कहता है कि असमानता नेचुरल नहीं है, सामाजिक रूप से बना है। जो भी आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, वो संसाधनों का असमान बंटवारा क्रिएट करती है। राजनीतिक शक्ति जो है, वो ये बताती है कि किस एरिया को प्रायोरिटाइज करेंगे, प्राथमिकता मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। एक एग्जांपल समझिए कि नॉर्थ ईस्ट है ना? संसाधनों से समृद्ध है, फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर में पीछे है। कि नॉर्थ ईस्ट है, प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में पीछे है। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में पीछे है, तो इसका कारण केवल भूगोल की कठिनाई नहीं है, बल्कि दशकों तक नीतिगत रूप से इस क्षेत्र की उपेक्षा की गई है, उसका परिणाम मात्र भी। कुल मिला के बताना चाहते हैं कि जो असमानता है, उसका कारण केवल भौतिक नहीं है, प्राकृतिक भूगोल ही नहीं, और वेलफेयर अप्रोच प्राकृतिक भूगोल की जगह मानव भूगोल से कड़े सवाल पूछता है, जो मैंने आपके सामने रखा। क्लियर है? तो कुल मिलाकर के पॉइंट यही है कि जो भौगोलिक कठिनाई है प्लस नीतिगत उपेक्षा, ये क्षेत्रीय वंचना को या वंचन जैसी स्थिति को क्रिएट करता है, या प्रादेशिक न्याय को कॉम्प्रोमाइज करता है। और ये जो असमान क्षेत्र क्रिएट होता है, ये जो असमान क्षेत्र क्रिएट होता ये जो असमान क्षेत्र क्रिएट हो रहा है ना? एक ये भारत और एक दूसरा भारत। ये कहता है कि ये जो असमान क्षेत्र है, वो असमान शक्ति संबंध को बताता है। जिन क्षेत्रों में राजनीतिक संस्थाएं बन जाएं, औद्योगिक इकाइयां, उद्योग धंधे लग जाएं, ऐसी जगहों में निवेश ज्यादा आता है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा आता है। और अगर इस जगह पे उद्योग धंधे हैं, राजनीतिक कंसंट्रेशन है ना? अगर ये सब चीजें हैं, तो क्या लगता है, क्या सरकार के द्वारा और प्राइवेट सेक्टर के द्वारा इस क्षेत्र में ज्यादा निवेश किया जाएगा? तो आंसर है यस। और इस कंसंट्रेशन से इस जगह पे लगातार लाभ मिलेगा, मजबूत होते चले जाएंगे। और जहां पर ये लाभ नहीं मिल पाएगा, वो कमजोर होते चले जाएंगे। एक मार्क्सवादी भूगोलवेत्ता है, उनका नाम है डेविड हार्वे, चर्चा किए थे। और डेविड हार्वे जैसे, है ना, विद्वानों का तर्क यही है कि जो भी स्थान है, उस स्थान का निर्माण अक्सर उन्हीं समूहों के हित में किया जाता है जिनके पास पहले से आर्थिक ताकत होती है। किसी भी जगह का निर्माण उन समूहों के लिए किया जाता है, उन ग्रुप के लिए किया जाता है जिनके पास पहले से ही आर्थिक ताकत होती है। वेलफेयर अप्रोच इन ज्योग्राफी इस गहरे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, संरचनात्मक समस्या, कि वेलफेयर अप्रोच इन सवालों या संरचनात्मक जड़ की जगह इसके नतीजों पे ज्यादा ध्यान देता है, और जिसकी मैं चर्चा भी आपके साथ आगे करूंगा। असमान शक्ति संबंध, असमान क्षेत्र, असमान शक्ति संबंध, जहां पर पॉलिटिकल कंसंट्रेशन, इकोनॉमिक कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, वहां लाभ और तेजी से होगा। और जहां पर पॉलिटिकल कंसंट्रेशन, इकोनॉमिक कंसंट्रेशन कम होगा, वो क्षेत्र वंचित वंचित और वंचित होता चला जाएगा।
और फिर उस जगह विशेष का निर्माण अक्सर उन समूहों के लिए किया जाता है जिनके पास आर्थिक ताकत होती है, ऐसा डेविड हार्वे भी कहते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के पॉइंट आ रहा है केंद्र पेरिफेरी मॉडल, सेंटर पेरिफेरी मॉडल। सेंटर पेरिफेरी मॉडल का मतलब क्या है कि ऐतिहासिक रूप से हाशिए पे धकेले जा सकते हैं कोई पार्टिकुलर कम्युनिटी, असमान विकास की स्थिति हो सकती है, राज्य का पक्षपात हो सकता है ना? ऐसे बहुत सारे मामले बनेंगे तो सेंटर कोर पेरिफेरी मॉडल जिसको कहते हैं, इस कोर पेरिफेरी जैसा ढांचा क्रिएट होगा इस असमान विकास से। तो कोर रीजन क्या होगा? कोर रीजन क्या होगा? कोर रीजन देश का वो हिस्सा होगा जहां उच्च आमदनी होगा, पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगा, रोजगार के साधन ज्यादा उपलब्ध होंगे, स्कूल, अस्पताल, विश्वविद्यालय का घनत्व ज्यादा होगा, सड़क, रेल, है ना, जो भी आपके पास ट्रांसपोर्टेशन है उसकी डेंसिटी बेहतर होगी। भारत में मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु जैसे से शहर हो जाएंगे। कोर रीजन्स, कोर रीजन्स। पेरिफेरल रीजन, तो हमने कहा कि कोर रीजन में उच्च आय होता है, रोजगार होता है, स्कूल, हॉस्पिटल, विश्वविद्यालयों का घनत्व ज्यादा होता है। कोर रीजन। तो पेरिफेरल रीजन का मतलब क्या होगा? परिधि वाले क्षेत्र, किनारे वाले क्षेत्र। इसके विपरीत हालात होंगे, कम निवेश, कम रोजगार, अवसंरचना की कमी, कल्याणकारी सेवाएं जो सरकार के द्वारा शुरू की गई हैं उसकी कमी, स्कूल, हॉस्पिटल, विश्वविद्यालयों का घनत्व बहुत ही कम। उदाहरण, भारत का बुंदेलखंड, विदर्भ, पूर्वोत्तर भारत, इसी श्रेणी में आते हैं कोर और पेरिफेरल रीजन। अगर आप मुंबई गए हो तो एक एग्जांपल आपको बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स का देते हैं। मुंबई का जो धारावी है जो आप यहां देख रहे हैं, और दूसरी तरफ बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, और ये बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स दुनिया के सबसे महंगे कॉमर्शियल हब्स में से एक है। तो मुंबई के अंदर दो चीज है, कोर, पेरिफेरी, धारावी पेरिफेरी है, और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स कोर है। एक ही शहर के भीतर केंद्र और परिधि एग्जिस्ट करती है। एक और एग्जांपल आपके सामने रखते हैं कि भाई जब कोविड का पीरियड आया, कोविड आया, तो कोविड 19 में रिवर्स माइग्रेशन होना शुरू हुआ। जब लॉकडाउन लगा तो लाखों मजदूर पैदल निकल गए, कहां? कोर से पेरिफेरी की तरफ। और जब शहरों से पैदल निकले गांव की तरफ, और ये वापस जाने लगे, तो समझ में आया कि ये जो शहर है, ये जो शहर है, इस शहर की चमक तो इन मजदूरों के मेहनत पे टिकी हुई थी। लेकिन जब संकट आया तो इस चमचमाते शहर के पीछे की मेहनत यही है। लेकिन जब संकट आया तो शहर ने इनको नहीं माना, और वेलफेयर अप्रोच, ये जो स्थिति हुई, ये जो विभाजन हुआ ये कोविड में कि इनको घर छोड़ करके या शहर छोड़ करके जाना पड़ा, इसको वेलफेयर अप्रोच केवल आर्थिक तथ्य नहीं मानता है, बल्कि एक नैतिक और स्थानिक अन्याय भी मानता है कि वहां के लोगों ने इनके साथ अन्याय किया। और अब ऐसी समस्या ना आए, तो ये जो माइग्रेंट लोग अगर दिल्ली आते हैं तो इनके नियोजन, इनके पुनः वितरण के लिए, है ना, लगातार शानदार नीतियां बनाई जाए, तब होगा वेलफेयर अप्रोच इन ज्योग्राफी। केंद्र परिफ्री मॉडल, या केंद्र की स्थिति डिफरेंट है, परिधि की स्थिति रिलेटिवली डिफरेंट है। तो ये जो कोर पेरिफ्री का कॉन्सेप्ट है,
ये वेलफेयर अप्रोच को या ज्योग्राफी को एक ह्यूमन एंगल देता है। क्लियर है? तो चलिए ये भी एक कॉन्सेप्ट समझे। अब सवाल ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, वेलफेयर अप्रोच इन ज्योग्राफी, ये अकेला नहीं चलता है। ये 4 विषयों को साथ में लेकर के चलता है। तो इसको समझिए कि जो कॉन्सेप्ट है, ये 4 विषयों को अपने साथ लेकर के चल रहा है। कौन से 4 विषय हैं? या क्या कल्याणकारी भूगोल केवल एक बल पे टिका है, भूगोल पे ही टिका है? नहीं, ये 4 अलग-अलग विषयों से सीखता है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है वेलफेयर ज्योग्राफी। अर्थशास्त्र से कुछ लेता है। क्या लेता है अर्थशास्त्र से? तो अर्थशास्त्र ये लेता है कि भाई जो बुनियादी अवधारणा है कल्याणकारी भूगोल का या कल्याण उपागम का, कि संसाधनों का आवंटन, रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे शानदार बंटवारा, सामाजिक कल्याण को लाभकारी या अधिकतम लोगों तक पहुंचाना, लागत लाभ विश्लेषण की जगह सामाजिक संकेतकों का इस्तेमाल करना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पर कैपिटा इनकम, कुपोषण में कमी, ऐसे सोशल इंडिकेटर्स, है ना, डेथ रेट में रिड्यूस, चाइल्ड डेथ रेट्स में रिडक्शन, और इनकी पुनः व्याख्या शुरू होती। अर्थशास्त्र कहता है कितना उत्पादन हुआ, भूगोल इतना पूछता पूछता है कि ये उत्पादन कहाँ हुआ और किसको मिला। भारत की जीडीपी लगातार बढ़ रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे सवाल पूछेगा कि अगर, है ना, लगातार जीडीपी बढ़ रहा है तो बच्चों में कुपोषण कम होना चाहिए। अगर कुपोषण कम नहीं हो रहा तो सीधा प्रमाण ये है कि बाजार दक्षता से तो काम कर रहा है लेकिन सामाजिक न्याय के सिद्धांत पे कमजोर पड़ रहा है। अर्थशास्त्र से हमने ये सीखा, वेलफेयर अप्रोच इन ज्योग्राफी। अब अगर मैं दूसरे सवाल की बात करूं तो समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, इसने भी वेलफेयर अप्रोच को कुछ सिखाया, समझाया कि समाजशास्त्र सामाजिक स्तरीकरण को लेकर बात करता है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, असमानता है समूह में, यह समूह आधारित वंचन, या हम वंचित वर्ग देखते हैं। कल्याण या वेलफेयर अप्रोच इन ज्योग्राफी ये देखता है कि एक ही स्थानिक इकाई, एक ही क्षेत्र के भीतर उस पार्टिकुलर सरकार के प्रोग्राम से किसको लाभ मिल रहा है, कौन सा हाशिए पे है। मुंबई में धारावी और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स एक ही शहर के दो अलग अलग दुनिया है। ऐसे ही अगर हम, ये तो शहर की बात हो गई, ऐसे ही अगर हम गांव में जाएं तो एक गांव में एक दलित महिला है और एक सवर्ण पुरुष है, दोनों की स्थिति समान नहीं हो सकती, दोनों की स्थिति अलग अलग होगी, भले ही दोनों एक ही जगह पे रहते हो। और इसलिए वेलफेयर अप्रोच इन ज्योग्राफी जो स्थानिक नियतिवाद है कि भाई क्या करें, हमारी तो स्थिति ऐसी है, इससे बचता है और इसका आंसर खोजता है कि ऐसा कैसे है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ऐसी स्थिति क्यों है, उसके तर्क खोजता है वेलफेयर अप्रोच। ये भी एक वेलफेयर, है ना, या कल्याण उपागम का ही एक अप्रोच है जो हम समाज शास्त्र से सीखते हैं। तीसरा, राजनीतिक विज्ञान। क्या राजनीतिक विज्ञान से भी वेलफेयर अप्रोच ने कुछ सीखा? तो हाँ, राजनीतिक विज्ञान संस्थाओं की बात करता है, राज्य की बात करता है, शासन की भूमिका की बात करता है। और शासन होना कैसे चाहिए? कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट। सार्वजनिक नीतियों का विश्लेषण किया जाए, राजनीतिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया जाए। और फिर यहीं से सवाल उठता है कि कुछ क्षेत्रों में ज्यादा निवेश क्यों मिलता है? कल्याण की नीतियां अलग अलग राज्यों में अलग क्यों काम करती हैं? मनरेगा एक राष्ट्रीय योजना है, लेकिन केरला में ये ज्यादा असरदार रूप से क्यों लागू होती है, कैसे लागू होती है? बिहार में कमजोर तरीके से क्यों लागू होती है? क्या दोनों जगह की प्रशासनिक क्षमता अलग अलग है? एक क्या बांग्लादेश या पाकिस्तान सर्वी कमीशन से पढ़ के आए, सब तो यूपीएससी से पास होकर के ही ब्यूरोक्रेट्स गए हैं। तो बिहार में वो ब्यूरोक्रेट्स ने क्यों शानदार काम कर दिया?
और वही प्रशासनिक क्षमता केरला में ज्यादा नजर आती है, बिहार में कम नजर आती है। तो क्या ये प्रशासनिक क्षमता राजनीतिक निर्णयों से भी प्रभावित होती है? तो राजनीतिक सवाल, राजनीति विज्ञान से भी हमने वेलफेयर अप्रोच सीखा। चौथा, फिलॉसफी, दर्शन। दर्शन से हमने क्या सीखा? दर्शन कल्याण भूगोल को का नैतिक कंपास है, इथिकल कंपास है। जैसे क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन ये प्रत्यक्षवादी भूगोल कहेगा भाई ये पर कैपिटा इनकम है, ये उस क्षेत्र का इनकम है। कल्याण वाला भूगोल या कल्याणकारी भूगोल या वेलफेयर अप्रोच इन ज्योग्राफी पूछेगा क्या होना चाहिए? क्या न्याय न्याय से निष्पक्षता के साथ और समता के सिद्धांत के आधार पर वितरण है? दर्शन कहेगा कि किसी समाज की सफलता उसके सबसे कमजोर वर्ग की स्थिति से मापना चाहिए। और यहीं से प्रादेशिक न्याय की वकालत शुरू हो जाती है। इस तरह से ये दर्शन सुनिश्चित करता है कि जो स्थानिक विश्लेषण है, जो भी स्थान का विश्लेषण हम कर रहे हैं, वो केवल वर्णन के पॉइंट ऑफ व्यू से न रहे, वो नैतिक रूप से भी उसके मायने रहे। तो इसका मतलब है कि जो वेलफेयर अप्रोच इन ज्योग्राफी है, ये इकोनॉमिक्स से भी सीखता है, सोशियोलॉजी से भी सीखता है, पॉलिटिकल साइंस से भी सीखता है, फिलॉसफी से भी सीखता है, और सबको मिला करके बनता है ना, कल्याण उपागम। तो कुल मिलाकर के अगर इसको देखें और समझें तो इसका महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, अगला सवाल तो यही आएगा। तो अगर इसके इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करेंगे, भाई बात इसका महत्व क्या है, तो वेलफेयर अप्रोच ने तो हम कह रहे हैं कि भाई पूरे भूगोल की दिशा ही बदल दी। पहले भूगोल केवल लोकेशन था, दूरी था, लागत की भाषा में सोचता था। अब इंसानी न्याय के बारे में बात करता है, समता का सवाल पूछता है। समता भूगोल की भाषा का हिस्सा बन गया। भूगोल केवल लोकेशन साइंस नहीं है, बल्कि एक ह्यूमन सेंट्रिक और वैल्यू बेस्ड एक डिसिप्लिन के रूप में उभर गया है। ये पहला महत्व है इसका, मनुष्य को केंद्र में लाता है और लोकेशन साइंस से समता के क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करता है। ये इसका महत्व है। दूसरा, अगर इसके और महत्व को देखें, यानी कि एक पहला महत्व दूसरा, अगर इसी में महत्व को और देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि नीति और नियोजन के स्तर पर, पॉलिसी के लेवल पे इसका सीधा असर दिखाई देता है। भारत में आकांक्षी जिला कार्यक्रम है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, और इसी सोच का व्यवहारिक रूप है ना ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है, इसका फोकस क्या है? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का, है ना, ये अलग अलग जो प्रोग्राम शुरू किए गए आकांक्षी जिला कार्यक्रम, इसका सोच यही है, व्यवहारिक है, कि उन जिलों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जाए जहां स्वास्थ्य, पोषण पीछे छूट गए। यानी कि स्मिथ का जो कहाँ का सवाल था, उसका जवाब नीति आयोग ने, उसका सवाल सरकार ने दिया है। ऐसे ही नीति आयोग का, एसडीजी का इंडिया इंडेक्स, ये भी एक तरह से कल्याण का मानचित्रण है, वेलफेयर का मैपिंग, जो राज्य के बीच में असमानता को नक्शे पे, है ना, उतारता है, लाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। और इन सब बहसों ने एक तरह से भूगोल को नया आयाम दिया। अब समानता सिर्फ मुद्दा नहीं है, ये केवल आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि स्पेस के साथ भी जुड़ गया है। तो कुल मिलाकर के महत्व ये है कि प्लानिंग प्रोसेस में भी अब इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और भूगोल को ज्यादा जीवंत बनाता है। इसके साथ ही साथ अगर आज कंटेम्पररी रेलेवेंस की बात करूं, मतलब अगर वेलफेयर अप्रोच के कंटेम्पररी रेलेवेंस की बात की जाए, है ना, इसके कंटेम्पररी रेलेवेंस की बात की जाए, अगर इसके कंटेम्पररी रेलेवेंस की बात करें की जाए तो अब जेंडर के आयाम, लिंग के आयाम भी, है ना, वेलफेयर अप्रोच के तहत आएंगे। किसे क्या मिलता है,
में जेंडर का भी तो सवाल होगा, किसे? एक ही घर में पुरुष भी है, महिला भी है, लेकिन क्या दोनों के पोषण के स्तर में अंतर हो सकता है? शिक्षा की स्थिति अलग-अलग हो सकती है, हो सकती है। वेलफेयर अप्रोच इसको भी साधता है। बच्चों का कल्याण, आज करंट में प्रॉब्लम को देखें तो शिशु मृत्यु दर, कुपोषण, बाल श्रम जैसे गंभीर मुद्दे हैं और ऐसे मुद्दे अलग से बच्चों के लिए देखे जाने चाहिए। वेलफेयर अप्रोच कहता है कि भाई इस पे काम करो। एक और गंभीर समस्या जो इस जनरेशन को देखने को मिल रही है, वो है वृद्ध जनों का कल्याण। एवरेज एज बढ़ रहा है, परिवार छोटे होते चले जा रहे हैं, माइग्रेशन भारत से निकल करके दुनिया के अलग-अलग देशों में बूढ़े बुजुर्ग पीछे चलते जा छोटे छूटते चले जा रहे हैं। ओल्ड एज होम्स, उनके अकेलेपन को कैसे दूर करें? ये भी तो कल्याण के दायरे में आएगा। ऐसे सवाल भी वेलफेयर अप्रोच का अब हिस्सा बनते चले जा रहे हैं। दिव्यांगता, आप चल नहीं पा रहे और बिल्डिंगें बनी हुई केवल सीढ़ी की, कैसे जाएंगे? क्या सार्वजनिक स्थान दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ है? ये भी एक बड़ा सवाल है। वेलफेयर अप्रोच ये भी सवाल करता है। आज के करंट दृष्टिकोण में ये भी हमारा एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है। डिजिटल डिवाइड, आज इंटरनेट तक पहुंच कल्याण का हिस्सा है। एक्सेस टू एजुकेशन, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, अब शहरी बच्चों के पास ऑनलाइन क्लास की सुविधा है। अगर ग्रामीण बच्चे इससे वंचित रह जाते हैं, अब तो बहुत हद तक इसको पाट दिया गया है, तो क्या ये भी आधार आधुनिक असमानता का आधार बनेगा? वेलफेयर अप्रोच इन सवालों को भी साधने की कोशिश करता है, इसका भी समाधान खोजता है। आज सबसे बड़ा एक मुद्दा क्या है? पर्यावरण और जलवायु, क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी। बाढ़, सूखा, एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स, देखिए अभी चमोली में, आसाम में, अभी ठंड आ जाएगा तो प्रदूषण एक गंभीर समस्या। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कौन झेलता है? झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, तटीय इलाकों में रहने वाले लोग। और प्रदूषण होता है तो सबसे ज्यादा प्रदूषण बढ़ता है तो सबसे ज्यादा कौन? रिक्शा चलाने वाले, रेहड़ी पटरी पे काम करने वाले, जो कि बंद कमरे में नहीं रह सकते, वो उससे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो प्रादेशिक अन्याय और पर्यावरणीय प्रादेशिक अन्याय, इन सब को कल्याण भूगोल या कल्याण भूगोल उपागम एक नया आयाम देता है, नए नजरिए से देखने की कोशिश करता है। ये इसका रेलेवेंस है ना? ये इसका रेलेवेंस है। चलिए, अगर रेलेवेंस है, ये इसका महत्व है, तो इस प्रासंगिकता के साथ साथ इसकी सीमा क्या है, इसका लिमिटेशन क्या है? और यहां पर वेलफेयर अप्रोच कमजोर पड़ता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि कोई भी उपागम, कोई भी अप्रोच हो, किसी न किसी दृष्टिकोण से उसकी सीमाएं तो होंगी। तो एक सापेक्षवाद, कल्याण की परिभाषा समय के अनुसार, स्थान के अनुसार, संस्कृति के अनुसार बदलती रहती है। भारत में कल्याण का मतलब कुछ और हो सकता है, स्वीडन में कुछ और हो सकता है। तो कल्याण को पूर्णतः सार्वभौमिक नियम बना करके दो देशों के बीच में उसको, है ना, या दो जगहों के बीच में पूर्णतः सार्वभौमिक यूनिवर्सल कानून तो नहीं, या यूनिवर्सल नियम तो नहीं बना पाए। दूसरा, इसकी जो सीमा है वो सैद्धांतिक आधार इसका थोड़ा कमजोर है। कैसे? वेलफेयर अप्रोच ज्यादा वर्णनात्मक है। ज्यादा क्या है? वर्णनात्मक है। वर्णन पे ज्यादा फोकस है। वर्णन पे, असमानता कहाँ है। पर ये जो क्यों का सवाल है कि क्यों ये असमानता है, ये ज्यादा गहरा सवाल है, ये वेलफेयर अप्रोच नहीं पूछता है। मानकता का भी अभाव है। जैसे अगर आप कल्याण भूगोल को अगर देखें तो असमानता का नैतिकरण तो कर सकता है, नैतिकीकरण मतलब नैतिकता के आधार पे असमानता के बारे में बात तो कह सकता है, लेकिन उसका जो
संरचनात्मक समस्या है कि ये जो असमानता क्रिएट हुआ पूंजीवाद के मॉडल के कारण, उपनिवेशवाद के मॉडल के कारण, किसके कारण? इसका विश्लेषण वेलफेयर अप्रोच नहीं करता है, ये करता है रेडिकल अप्रोच इन ज्योग्राफी जो मैंने आपको पढ़ाया था। मार्क्सवादी भूगोलवेत्ता अलग-अलग जैसे डेविड हार्वे हैं, वो आलोचना करते हैं कि भाई कड़ा सवाल नहीं पूछते हो, क्यों ऐसा हुआ? लक्षण बस देखते रहते हो, उस पे इलाज करने की कोशिश करते हो। बीमारी का जड़ से पता लगाना पड़ेगा। यहाँ पर वेलफेयर अप्रोच थोड़ा कमजोर रह जाता है। चौथा जो एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो ये है कि भाई चलो नक्शे पे आपने बना दिया, ऐसा-ऐसा है, असमानता की पहचान भी कर ली, पर क्या ऐसा करने से बदलाव आएगा? कई बार बढ़िया नक्शे बनते हैं, रिपोर्ट्स बनती है, पर नीति निर्माता उस पे कोई फैसले नहीं लेते, नजरअंदाज कर देते या केवल सतही लेवल पे सुधार करते हैं। एक ये भी समस्या है। एक ये भी मेजर प्रॉब्लम है। अब अगर मान लेते हैं कि हम कह रहे हैं कि क्या व्यक्ति संतुष्ट है, तो ये भी सवाल संतुष्टि का मापन बहुत मुश्किल है। कई बार बहुत सारे वंचित लोग भी अपनी स्थिति में संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी बेहतर जीवन देखा नहीं। इसीलिए कई बार व्यक्तिपरक जो संकेतक होते हैं वो भ्रामक या भ्रम क्रिएट क्रिएट करते हैं या भ्रामक नेचर के होते हैं, डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करते हैं। ये इसकी सीमाएं हैं, ये इसका लिमिटेशन है, ये आपको इसको ध्यान में रखना है। ये ध्यान में रखना है तो बस ऑलमोस्ट हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। तो भाई आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? समाधान क्या होना चाहिए? तो आप बताइए कि वेलफेयर अप्रोच का अप्रोच होना चाहिए कि करंट प्रॉब्लम्स को प्रभावी रूप से साधने में वेलफेयर अप्रोच अपना लगातार अपने आप को इवॉल्व करे। विकेंद्रीकृत योजनाएं जैसे दिल्ली दिल्ली या जो राज्यों की राजधानी में बैठ करके सारे फैसले ना लिए जाए, जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर 90s में हुआ वो एक्चुअल लेवल पे पॉलिटिकल के साथ साथ फाइनेंशियल और इकोनॉमिक लेवल पे भी किया जाए। नीतियां बनाए जाएं तो लक्ष्य उसमें तय किए जाएं, नहीं जो भी पॉलिसीज बनाए जाएं तो उसपे बहुत क्लैरिटी के साथ लक्ष्य तय किए जाए। सशक्तिकरण पे फोकस किया जाए। अनुसूचित जनजाति, जाति, महिलाएं, अल्पसंख्यक इनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए। नई तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाए, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग जैसे तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाए ताकि माइक्रो लेवल पे कल्याण मानचित्र या वेलफेयर की मैपिंग ज्यादा बेहतर तरीके से हो सके। है ना? ये कुछ आप कह सकते हैं कि इस तरह से कुछ है ना अप्रोच बदलना चाहिए, बढ़ाना चाहिए वेलफेयर अप्रोच को ताकि आज भी ये रेलेवेंट हो पाए। तो हम कह सकते हैं कि भाई इन सारी बातों को जो मैंने आपके सामने रखा, इससे एक बात तो बहुत क्लियर है कि जो वेलफेयर अप्रोच इन ज्योग्राफी है, कल्याण उपागम का जो अप्रोच है, कॉन्सेप्ट है, इसने भूगोल को नई आत्मा दी। इसने यही कहा है कि नक्शे बनाना केवल काफी नहीं है, ये दिखाना भी जरूरी है नक्शे में कौन कहां खड़ा है, स्थिति परिस्थितियां क्या है। वेलफेयर अप्रोच इन ज्योग्राफी ये उपागम हमको याद दिलाता है कि भूगोल एक सामाजिक विज्ञान भी है और हर सामाजिक विज्ञान विज्ञान की सोशल साइंस की एक नैतिक जिम्मेदारी भी। वो नैतिक जिम्मेदारी क्या है? अगर कोई एक बच्चा शिक्षा से वंचित रह जाता है, क्यों? क्योंकि वो किसी गलत राज्य में और जिले में पैदा हुआ, तो ये केवल उसका दुर्भाग्य नहीं था, सिर्फ ये कोई एक भौगोलिक तथ्य नहीं था, बल्कि एक अन्याय भी था। भले ही इस उपागम की अपनी सीमाएं हों, सापेक्षवाद, कमजोर सिद्धांत, सीमित परिवर्तन करने की शक्ति, पर आज जो समावेशी विकास है, इंक्लूसिव ग्रोथ का जो अप्रोच है, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो मैपिंग है, इंडेक्स है, ये सारी चीजें इस कल्याणकारी विचार को जमीन पे उतारने का एक प्रयास है। भूगोल अगर सच में मानव भूगोल बनना चाहता है
तो किसे, क्या, कहां, कैसे मिलता है, जैसे सवालों से नजर नहीं चुराना चाहिए। इन सवालों को भी गंभीरता से लेना चाहिए, जो कि वेलफेयर अप्रोच प्रयास कर रहा है। ये है कुल बातें वेलफेयर अप्रोच इन ज्योग्राफी का। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो वेलफेयर अप्रोच का कॉन्सेप्ट है, इसको लेकर के आपकी समझ बनी होगी। ठीक है? और इसी कॉन्सेप्ट के साथ लगभग हमने सभी पर्सपेक्टिव्स इन ज्योग्राफी का एक समझ लगभग बना लिया है। अब 2-3 चीजें बची हैं, लैंग्वेज है, रिलीजन है और कल्चरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। इन 3 की चर्चा अब मैं आगे करूंगा। अभी थोड़ा और समझ इसकी बना लेंगे ना, तो करूंगा। कल से एक इंपॉर्टेंट हिस्से की शुरुआत करने जा रहा हूं, वो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ठीक है? कल पहले इकोनॉमिक ज्योग्राफी का सिलेबस आपके सामने रखूंगा। सेक्शन बी में ही इकोनॉमिक ज्योग्राफी है ना? आर्थिक भूगोल का एक हिस्सा है। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाले टॉपिक पे शुरुआत करेंगे। बहुत सारी थ्योरीज उसमें है, लिमिट्स टू ग्रोथ, अलग-अलग थ्योरीज हैं जिसको समझना ज़रूरी है। कल से बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है? थोड़ी-सी लंबी क्लास करेंगे बेसिकली, क्योंकि एक बड़े हिस्से से हम निकल गए। कहते हैं ना, गंगा नहा लिए। समझिए कि वैसी कुछ स्थिति है, वो हम लोगों ने कर लिया। ठीक है? तो कल से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, इकोनॉमिक ज्योग्राफी या इकोनॉमिक ज्योग्राफी का सिलेबस आपके सामने रखूँ, फिर उसकी शुरुआत करूँ। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। कल की क्लास में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।